सोमिंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः गणवन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। एक बार मैं भी नारा लगवा देता हूँ। भाई बच्चों तैयार हो क्या? हाँ, हमारे बाबूजी जब एक गीत पर बहुत आनंददायक यहाँ पर एक अपने अंदर की मस्ती के साथ जा रहे थे तो बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोगों ने पीछे बोलना शुरू कर दिया। प्लीज आंजी, जब ये बच्चों घर जाके बात कर लीजिए प्लीज। विनय जी को सुनिए। अंकल जी नमस्ते, इनको सुन लीजिए। जब बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की। आप ही थे शायद, मुझे लग रहा आप थे कौन थे? खूब उठाया, वो उठना ना चाहे। देख रहे थे आप, उन्होंने बड़ी इच्छा रखी कि भाई ये नीचे कर लो या इसे साइड कर दो, ले जाओ इसे साइड ले जाओ। तो मैं सोच रहा था कि ये बच्चे आखिर उठ क्यों नहीं रहे। आनंददायक गीत चल रहा था, मधुर संगीत चल रहा था, ध्वनि आनंददायक थी, वो प्रेम से उठाना चाह रहे थे, आप भी हमारे साथ नाचो। पर मैं देख रहा था सैनिक कॉलोनी है, ये सैनिकों की कॉलोनी है और सैनिकों को चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आदेश उसके नेता का नहीं होगा तब तक वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इनमें से एक नहीं हिला। जब तक इन्होंने देखा खट्टर साहब ने तो अभी कहानी हमें उठने को, तो हम कैसे उठ जाएं। तो मैं देख रहा था भाई सैनिक कॉलोनी का पूरा प्रभाव इन बच्चों के ऊपर है। इन बच्चों को बहुत आशीर्वाद। एक बार नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। भाई हमारे पथिक जी यहाँ पर गीत गा रहे थे और उन गीतों के पश्चात हमारे इस क्षेत्र के माननीय प्रधान श्रीमान जेसी वर्मा जी आए और उन्होंने मौन रखवाया। और मौन रखवाने के पश्चात उन्होंने जो नारे लगाए, उन नारों की आवाज़ जो हमने सुनी, वो देख करके जब तक मैं आकर के उनसे मिला था तब तक ऐसा नहीं लगता था कि उनके अंदर इस आयु में इतना ज़बरदस्त जोश होगा। पर नारों के बाद तो मैं उनको नमन करता हूँ। उस सैनिक, उनके जो अंदर सैनिक आज भी बैठा है, उसको नमन करता हूँ। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर हमें भी ऐसी ताकत इस आयु में दे, अगर इस आयु तक हम पहुँच जाएं तो ऐसा मैं उनसे आशीर्वाद भी मांगता हूँ। हैं जी? मैंने पूछा ही नहीं जी, डर के। इसीलिए नहीं पूछा, पर आपका बहुत नमन है आपको। और इस क्षेत्र के माननीय प्रधान माननीय यशपाल काल्डा जी, सुरेंद्र आर्य जी, जोगेंद्र खट्टर जी, और जो यहाँ पर रीजन वेलफेयर एसोसिएशन है, उन सभी के अधिकारीगण, माननीय रमनवीर जी, राजीव जी, विनोद सहगल जी, गुरदीप जी, बलवीर जी और माननीय सुनील गुप्ता जी, वो यहीं पर उपस्थित हैं, मिले तो थे, बैठे हैं, और श्रीमान खोसला जी, इन सभी को नमन करते हुए पूज्य मातृशक्ति को नमन करता हूँ। बंधुओं, मुझे उस समय बैठाया है जिस समय सब लोगों ने जमकर के गुलाब जामुन, रसमलाई और रबड़ी जलेबी का आनंद ले लिया। और रबड़ी, गुलाब जामुन और गुलाब जामुन के साथ में इमरती आदि खाने के पश्चात कोई आपसे ये कहे कि भाई साहब ये घिया तोरी की सब्जी और टींडे की अचार साथ में लेना, खाना का आनंद लेना चाहोगे क्या? बोलो कौन हाँ करेगा? हाथ तो उठे तो हैं, लेकिन उठे दो तीन ही हैं। देखो, हमारे पथिक जी ने जो आनंद दिया है, मेरी बातचीत में शायद आपको वैसा आनंद तो नहीं आएगा। मस्ती होती, झूमते थे हम, और उस झूमने में जो एक आनंद ले रहे थे, उसका आनंद मेरी बातचीत में शायद आपको ना मिले। फिर भी आदेश था, बैठना है, कुछ शब्द आज के परिप्रेक्ष्य में अवस्था में बोलने हैं, तो मैं अपने भाई यजदत आर्य जी के और आप सबके उस आदेश के अनुसार कुछ चर्चा जरूर करूंगा। हैं? अच्छा बहन जी, घिया तोरी टिंडा जलेबियों से पहले ही खाए, अच्छे लगते हैं, बाद में नहीं अच्छे लगते हैं। धन्यवाद आपका। बंधुओं, अंतिम गीत में हमने गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। बड़ा आसान है गाना, बड़ा आसान है कहना, जरा याद करो कुर्बानी। आसान नहीं है, सरल नहीं है। थोड़ा सा मन पर विचार करके देखें कि जिन लोगों के कारण से आज हमारा आज है, हमने अभी उसमें जो गीत गाया उसमें उन लोगों को नमन किया जिन्होंने हमारे बॉर्डर की सुरक्षा की,
कर रहे हैं, आज भी लगातार कर रहे हैं, जिनके बहुत सारे प्रतिनिधि आपकी सैनिक विहार में रहते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा समय मिला है, उन शहीदों को कुछ रूप में नमन करें जिनके कारण से 1947 का 15 अगस्त देखने को हमें मिला था। उनके गीत बहुत सारे गाए भाई साहब ने। मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा मोटिवेशन लेवल था जिसके कारण से केवल और केवल 18 साल की उम्र, आप विचार करके देखिएगा, थोड़ा सा चिंतन करने का अवसर तो है। केवल 18 साल की उम्र, आज के समय में हमारा बच्चा 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर में जाने की कोशिश कर रहा होता है। उस आयु में खुदीराम बोस फांसी पे चढ़ जाता है। आप आराम से, गंभीरता से थोड़ा सा चिंतन करना, आखिर वो फांसी के तख्ते पर जाने की इच्छा रख क्यों रहे थे। एक और नाम लेता हूं आपके सामने, नाम जरूर सुना होगा आपने, करतार सिंह सराभा। सुना है जी? कितनों ने सुना है नाम? केवल उतने हाथ खड़े करना। करतार सिंह सराभा फांसी पे चढ़ रहे हैं। लुधियाना में पैदा हुए, अमेरिका चले गए, वापिस आ गए, पकड़ लिए गए, फांसी की सजा हो गई। 19 साल के नौजवान को देख करके ठीक से दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। जज के सामने पेश किया, मित्र भी थे। अरे करतार सिंह, अपनी सरकार के कुछ लोग हैं, माफी मांग लो। माफी मांग सकते थे। सोच के देखना मैं क्या बात कर रहा हूं। 19 साल की उम्र, केवल मां भी थी, पिता भी थे, भाई भी थे, मित्र भी थे। कोई नहीं चाहता था फांसी चढ़े। रास्ता भी था निकलने का, अलग से तरीका भी था निकलने का, तरीका भी बता दिया गया। फांसी की सजा तो हो गई, पर हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें फांसी ना हो। करतार सिंह सराभा उत्तर देता है खड़ा होकर के। आज आप विचार करके देखना, क्योंकि आज हमें जो थोड़ा सा समय है, मैं समय से अतिक्रमण नहीं करूंगा। जो आज आपका समय निर्धारित आपने किया, उससे आगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना भी चलेंगे उसमें थोड़ा सा सोचने का थोड़ा सा बोझ आप लेकर के जाइएगा। कहा कि करतार सिंह, अगर तुम माफी मांग लो तो तुम्हें फांसी की सजा बदल करके आजीवन कारावास हो जाएगी। अभी तुम्हारी उम्र 19 तो है, 20 साल की आजीवन कारावास होने के पश्चात में जब तुम बाहर आओगे, 39 साल की यंग एज होगी और पूरी दुनिया में तुम आनंद लेना। करतार सिंह सराभा के सामने इतनी बढ़िया पेशकश रख दी गई। आप आराम से सोचते चलना, यहां आप सोचने का समय नहीं निकाल पाओगे, घर में जाकर के विचार करना। सामने ऑफर थी। करतार सिंह सराभा एक उत्तर देता है। वो उत्तर देता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने 20 साल भरी जवानी के अंग्रेज की इस जेलों के अंदर समाप्त कर दूं, खराब कर दूं? अरे हम कब खराब करने को कहते हैं? अरे 39 साल की उम्र होगी, तुम जवानी का आनंद लेना, 20 साल में छूट जाओगे, माफी तो मांगनी है, इसके अलावा कुछ नहीं हम तुमसे कहते। करतार सिंह उत्तर देता है कि देखो, मेरे लिए अगर 2 चीजें मेरे सामने हैं, ये हकीकत की बात बताता हूं आपसे, ये कोई बनावटी बातें नहीं है बंधुओं। कहता है अगर मेरे सामने 2 विकल्प हैं, एक फांसी का, एक आजीवन कारावास का, तो मैं उसमें से फांसी लेना चाहूंगा। क्यों? फांसी लेने के बाद मैं जन्म दोबारा लूंगा, इसी धरती पर लूंगा, और 1 साल बाद फिर से जन्म लेकर के जब मैं 39 साल का, 19 साल का दोबारा से हो जाऊंगा, इस अंग्रेज के छाती पर मूंग दलने का काम फिर से करूंगा। इसलिए मैं अंग्रेज की जेलों में सड़ना नहीं चाहता। जज ने कहा, जज के सामने बात हुई, जज ने कहा, रे 19 साल में इतना बड़ा उत्तर? अच्छा एक बात तो बताओ, आदमी ना बने, महिला बन गए तो क्या करोगे? कहता, जज साहब आपके मुंह में घी शक्कर। अगर मैं नौजवान पैदा हुआ, युवा पैदा हुआ, तो शायद अकेला तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगा, और अगर मैं महिला के रूप में पैदा हुआ, अपने जैसे 10 संतान पैदा करके तुम्हारे दल पर मूंग दलने का काम करूंगा। आप आराम से विचार करके देखना, उस 19 साल के नौजवान के अंदर ये भावना भरी किसने? ये बात डाली किसने?
आज के समय में आप करतार सिंह सराभा की बहन बनकर के सोचना, मां बनकर के सोचना, भाई बनकर के सोचना, आंखें बंद करके खुद करतार सिंह सराभा बनकर के सोचना, ऐसी स्थिति यदि देश के लिए मेरे सामने आकर के खड़ी हो, मैं क्या निर्णय लूंगा, क्या सोचूंगा, क्या विचार करूंगा। बंधुओं, फांसी दे दी गई, और एक दो नहीं, आज मैं उन पूरी घटनाओं को आपके सामने नहीं रखूंगा, आज वो विषय भी नहीं है, केवल स्मरण करना आज हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि जिनके कारण से आज़ादी आई थी, ये हमारे हाथों से निकल ना जाए, इसलिए ये विचार कर लेना कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। केवल एक परिवार की घटना सुन लीजिए, ज़्यादा नहीं। भगत सिंह के नाम को आप में से कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन आपको ये मालूम है कि केवल भगत सिंह के परिवार की कितनी बड़ी श्रृंखला इस सारे की सारी मुहिम में लगी थी। कौन जानता है, कौन बता सकता है? कोई एक बता दे। भगत सिंह के पिता, उनका नाम सरदार किशन सिंह, उनके पिता सरदार अर्जुन सिंह, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, उनके चाचा सरदार स्वर्ण सिंह, ये पूरा का पूरा परिवार आज़ादी की भट्टी में, आज़ादी के चल रहे यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए लगातार तैयार खड़ा है। एक नहीं, हमारे यहाँ से कोई एक बच्चा भी थोड़ी सी देश की बात करने लग जाए कि मम्मी मैं तो जाना चाहता हूँ, तो अपने घर में क्लेश हो जाता, नहीं तेरे को आर्मी में नहीं भेजना हमने, एक तो है तू अकेला, तेरे को कैसे भेज दें आर्मी में। क्यों जी, बात ठीक है गलत कह रहा हूँ? आर्मी में भी आप भेजने के लिए आज तैयार नहीं हो, लेकिन पूरा का पूरा परिवार, सरदार स्वर्ण सिंह, आपको केवल कुछ अंश में याद दिलाना चाहता हूँ। क्यों याद दिलाना चाहता हूँ, यही मैं बताने के लिए आज यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह को अंग्रेजों की सरकार ने पकड़ लिया, जेलों में सड़ते सड़ते मर गए, तपेदिक हो गया, उनकी मृत्यु जेल के अंदर हुई। उनके दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह को लाला लाजपत राय के साथ देश से निकाल दिया गया, और वो बाहर पूरा लंबे समय तक निर्वासित जीवन बाहर के जीते रहे। उनका भतीजा सरदार भगत सिंह की आयु सबको मालूम है। कोई बता सकता है किस आयु में उनको फांसी पर लटका दिया गया था? कोई बताएगा कि भाई? हाँ जी, है जी, 23, केवल 23 साल की उम्र में वो नौजवान भगत सिंह अपनी इस आज़ादी के चल रहे यज्ञ में, भट्टी में चल रहे इस यज्ञ के अंदर समीधा बन करके जल गया, और इतनी बड़ी अग्नि सारे संसार में फैल गई केवल 23 साल की उम्र में। और देखो, उसी के साथ फांसी हुई राजगुरु को, उसी के साथ फांसी हुई, बोलिए, सुखदेव को, और तीनों की उम्र कितनी थी? 23 साल, तीनों की उम्र 23 साल। और जिनकी चर्चा हमारे भाई साहब कर रहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने लोग शायद ना जानते होंगे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल की आयु जब वो फांसी पर चढ़े तो उनकी उम्र केवल और केवल 30 साल थी, 30 ईयर्स ओनली, केवल 30 साल। फांसी की सजा होनी है, वजन तोला जाता है कि जिसकी फांसी होनी है उसका वजन तोला जाए। जब जेल में आता है तब भी, और जब जेल से जाता है तब भी फांसी होती है, तब भी। पूरे इतिहास में अकेला उदाहरण है राम प्रसाद बिस्मिल का कि जब जेल में आए थे तो इतना वजन था, और जब फांसी की सजा चढ़ने लगे तो वजन बढ़ गया था, अन्यथा तो लोग सूख करके कांटा हो जाया करते हैं। कारण केवल एक था बंधुओं उसके पीछे का, मैं घटनाएं सुनाता चला जाऊं, आप सुनते चले जाओ। कारण केवल एक था, अंदर एक ज्वाला धधक रही थी, मेरा देश सरकार किसी और की कैसे, मेरा देश शासन किसी और का कैसे, मेरा देश, मेरी सरकार, मेरा देश, मेरा राज्य जब तक नहीं होगा ये हवन चलता रहेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक समीधा बन के अपनी आहुति उसमें देते रहेंगे, और ये हवन तब तक चलेगा जब तक 1857 के पश्चात से 1947 का 15 अगस्त नहीं आ जाता। ना जाने कितने कितने नौजवानों ने, कितनी माताओं के बच्चों ने, कितने बहनों के भाइयों ने, ना जाने कितनों ने फांसी चढ़ करके, ना जाने कितनों ने अंग्रेजों की गोलियों के आगे बढ़ करके, और ना जाने कितनों ने अंग्रेजों की जेलों में सड़ करके अपनी कुर्बानियां दी। बंधुओं, तब जाकर के आज आप यहाँ पर इतने आज़ाद वातावरण में, इतने आनंद के साथ में गीत गाने के लायक हुए हैं। आज केवल चिंतन करने का एक ही अवसर है बंधुओं, जो आज़ादी हमें मिली 77 साल, 77 ईयर आज हो गए,
750 सालों के बाद मिली थी, ये ध्यान रखना। 750 सालों की लंबी गुलामी। कब कोई आया हमारे ऊपर शासन किया, दूसरा आया उसने किया, तीसरा आया उसने किया, चौथा आया उसने किया, हमें नहीं मालूम था कोई और आया हमारे ऊपर शासन कर रहा है बंधुओं। लेकिन आज़ादी मिली। आज इस चिंतन के लिए 10-15 मिनट का समय बचा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्या आप आज इस बात पर पूरी तरह से मजबूती से, हृदय से स्वीकार करते हैं कि हमारी ये आज़ादी अगले 100-200 सालों तक लगातार बनी रहेगी? अरे अपने हृदय से हाथ रख करके थोड़ा सा देखें, बोलिए, विचार करना मेरी बात को थोड़ा सा। क्या हम सोचते हैं ऐसा? कम से कम देश के अंदर जो घटनाएं इस समय चल रही हैं, मैं किसी घटना का अकेले का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि इस कॉलोनी में रहने वाले सभी बेहद सजग हैं। सब जानते हैं दाएं पर क्या हो रहा है, भारत के उत्तर में क्या हो रहा है। जहां से बच्चे हमारे बीच में आकर के इस गुरुकुल में बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, इनके यहां पर की स्थिति जाकर के देखिए वहां क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, हमें उसकी चिंता है या नहीं? माफ करना, अगर आज हमें उसकी चिंता नहीं है तो ये मत सोचना कि ये आज़ादी लंबे समय तक आपके बच्चों के हाथ में रहेगी। ये सोचना आज यहां पर छोड़ करके जाइएगा। दुनिया बदल रही है, दुनिया में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, मैं उन बदलावों को रोक नहीं सकता हूं। आज छोटे बच्चे यहां पर नहीं, आपके परिवारों के कुछ बैठे हैं, 2-4 पीछे नहीं दिख रहे मेरे को, बैठे हो तो गुरुकुल के बच्चे यहां बैठे हैं। मैं हमेशा इस बात को कहा करता हूं कि यदि इस देश की आज़ादी को हम लगातार बरकरार रखना चाहते हैं तो आज जो देश में कुछ हो रहा है उसके ऊपर चिंतन करना हमारी ज़रूरत है, उसके ऊपर चिंता करना हमारी मजबूरी है। और यदि आपने उस चिंतन को नहीं किया, केवल ये सोचते रहे सरकारें हैं ना वो करेंगी, मजबूत है ना, काहे की चिंता, और ये सोचते सोचते जैसे कहीं छोड़ करके यहाँ आना पड़ा था, यहाँ से छोड़ करके कहाँ जाना पड़ेगा बंधुओं, क्षमा करना, उस स्थान का शायद आपको और मुझे भी अभी पता नहीं है भी है कि नहीं, जहाँ पर मुझे रहने की जगह मिलेगी। मैं छोटे बच्चों से कभी पूछता हूं, बेटा बताना जरा जंगल का राजा कौन होता है? ये पीछे बैठा एक छोटा बच्चा, क्या उत्तर देगा? बोलो बहन जी, क्या उत्तर देंगे? देखिए, यदि आज भी हमारे बच्चे हमें ये कहें कि जंगल का राजा शेर होगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिंतन करने की आपको भी ज़रूरत है। आज सबसे पहले अपने बच्चों को जाकर के ये समझा दीजिएगा कि अब इस देश में राजतंत्र नहीं चलता, अब इस देश में लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र में हमेशा राजा शेर, बोलो ना जी, नहीं रहता। लोकतंत्र में केवल और केवल गिनती से राजा बनता है और कोई तरीका ही नहीं है यहाँ पर राजा को बनाने का। और माफ़ करना, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश को अपना कह रहे हैं, उस देश में गिनती के नाम पर अगर मैं बात करूँगा तो वो लगातार आपकी तेजी से लगातार कम हो रही है। भाई साहब ने अपनी बात में कहा था मुन्नर जी तो कर रहे हैं, कहाँ गए भाई साहब? बैठे थे, चले गए। हम उन्नति तो कर रहे हैं, लेकिन ये देखे बिना कि ये उन्नति वास्तविकता में मेरी वास्तविक उन्नति है भी या नहीं। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। हम सभी एक ही परिवेश से हैं, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आपस में हमारी और आपकी एक ही कहानी है। आज से 20 साल पुरानी चर्चा, 25 साल पुरानी चर्चा मैं करता हूं। हमारे घर में एक कमरा था और हम रहने वाले 4 थे, और आज हमारे घर में कमरे तो 4 हैं, पर रहने वाला जो था वो अमेरिका चला गया, जो था वो कनाडा चला गया। विचार करके देखना, जब देश में आप ही नहीं होंगे तो देश आज़ाद रहेगा भी किसके लिए? आराम से सोचना, हम कहाँ जा रहे हैं, चिंतन आज तो करना होगा। अगर 77 साल बाद भी हमने चिंतन नहीं किया। मैं भी खट्टर साहब से बैठे हुए पूछ रहा था कि ये सैनिक की कॉलोनी थी, इस सैनिक कॉलोनी में आज कितने सैनिक, लगभग कितने परिवार होंगे? लगभग बोला 25-30% अभी वो परिवार हैं जिनके मूल आवंटी यहाँ पर थे। मैंने पूछा उन 30% परिवारों में कितने बच्चे आज सेना में हैं? हाँ जी, बोलना भाई साहब, कितने परसेंट सेना में? बड़ा मुश्किल हो जाएगा अनुमान लगाना। 1%, 2%, 3%? विचार करना आराम से।
जिनके हाथ में अपनी सेना की बागडोर नहीं होगी, वो देश आपका कब तक कैसे रहेगा। मैं और आप अपना बच्चा सेना में भेजने की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि मेरा बच्चा किसी और दिशा में जा रहा है। अब सेना में कौन जाएगा, सोचना आपका काम है, आराम से सोचना। मेरे और आपके बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बन रहे हैं। देश को चलाने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उनमें मेरे और आपके बच्चे जाकर के बैठने पर फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। वहां मेरे और आपके बच्चे नहीं जाएंगे तो किनका जाएगा, सोचना आपका काम है। और जब मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर आने वाले समय में किनके रहेंगे, सोचना आपका काम है। और यदि बंधुओं, माफ़ी चाहूँगा, यदि ये विचार हमने आज नहीं किया तो लंबे समय तक ये गीत आप इस तरह से गा पाएंगे, मुझे नहीं लगता। इसलिए चर्चा को लंबी नहीं करूँगा, शॉर्ट में करूँगा। थोड़ा सा सोचिएगा, और उस सोचने के लिए मैं केवल 2 ही बिंदु आज आपके सामने रखूँगा। जिन शहीदों के कारण से, लंबी चली लड़ाई के कारण से, जिनकी कुर्बानियों के कारण से, उनकी अगर मैं लिस्ट यहाँ पर लाने लगूँ, लंबा पूरा समय उसी में निकल जाएगा, केवल नामों को पढ़ने में निकल जाएगा। लेकिन आराम से एक एक बलिदानी के जीवन को पढ़ करके कुछ हद तक उनके बारे में सोच सको। इतनी मेहनत से मिली हुई चीज को क्या हम इतनी जल्दी से गंवाने के लिए तैयार बैठे हैं? देश के अंदर आज ऐसे बहुत सारे हिस्से हो चुके हैं जहां आज भी आप उतनी स्वतंत्रता से जा नहीं सकते। आप सब जानते हैं, मैं नाम लेने का कोई उपयोग नहीं समझता। इसलिए बंधुओं, आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 चीज़ों का विचार कर लेना। पहला ये कि अगर ये देश मेरा है तो मेरी संतानों को ये मालूम होना चाहिए कि ये देश तुम्हारा तब तक है जब तक लोकतंत्र के हिसाब से आपकी मजबूती यहां पर बनेगी, अन्यथा ये आपका नहीं रहने वाला। एक बात आराम से समझाना, अब जंगल का राजा शेर नहीं होगा। और दूसरी बात, इसके लिए आर्य समाज ने मुहिम चलाई है बंधुओं, और उसका सरल सा नाम है रिश्ते बचाइए। हमारे परिवारों के लगातार रिश्ते समाप्त होते चले जा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? आराम से बैठना, किसके लिए नहीं दिखता। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया भी गया, फिजी भी गया, अमेरिका भी गया। वहाँ जाकर के जब परिवारों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो हुई है हमसे। जो हमारा देश था, हम कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ शिफ्ट होकर के इसको अनाथ क्यों छोड़ना चाहते हैं? एक निवेदन। और दूसरा छोटा सा और निवेदन कर दूँ, बचाव का रास्ता है, और वो बचाव का रास्ता कहाँ से निकलेगा, केवल आज उसकी चर्चा थोड़ी सी कर दूँ। आपके आसपास ऐसे अभी बहुत महानुभाव रहते हैं जिनको शायद कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है। ये बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए, आसाम से आए, नागालैंड से आए, त्रिपुरा से आए, अरुणाचल से आए। क्यों आना पड़ा? सोचो, क्या वहाँ पढ़ाई नहीं होती? होती है, पर किसी और चीज़ की होती है। ये बच्चे यहाँ पर आए, आपने इनको अपना आशीर्वाद दिया, आज ये कहीं ना कहीं यहाँ से जाकर के किसी अच्छे कार्यों को करने की परिस्थिति में हैं। बंधुओं, जिस निवेदन को मैं आपके साथ करने चला हूँ, आप जितने आज सैनिक विहार के इस सभागार के अंदर उपस्थित महानुभाव हैं, यदि आप इस देश को अपना रखना चाहते हैं तो पहला निवेदन तो मैंने आपसे कर दिया, उसकी आप स्थितियों को समझ जाएंगे। आपके यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिस षड्यंत्र की शायद हमारे बहुत लोगों को जानकारी कम होगी। मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो षड्यंत्र आपकी अंतिम, यानी आपके पूरी फैमिली टर्म्स को समाप्त करने की साजिश के रूप में चल रहा है। और उसका नाम है, यदि आप चाहें तो अभी जाने के पश्चात में मोबाइल के ऊपर गूगल करके देख लीजिएगा, एक बहुत भयानक षड्यंत्र आपके इस पूरे के पूरे हिंदू समाज को समाप्त करने का जबरदस्त षड्यंत्र है, और उसका नाम है चाइल्ड फ्री इंडिया कैंपेन। सुना है किसी ने? ना सुना हो तो आज घर पे जाकर के देखना। चाइल्ड फ्री इंडिया कैंपेन, चाइल्डलेस फैमिली कैंपेन। कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, कोई भी पेट पालिए, बच्चा मत पालिए। हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी को बड़े बड़े हॉल को किराए पे लेकर के
और बताने के लिए लाखों रुपया दे करके बड़े बड़े मोटिवेटर्स को वहाँ पर खड़ा करके ये समझाया जा रहा है जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी है। ध्यान दे लीजिएगा, यदि आने वाले षड्यंत्रों को हम आज नहीं समझेंगे तो अपनी अगली पीढ़ी को हम ये देश तो कम से कम अपने उनके हाथ में दे नहीं पाएंगे। इसलिए आज बंधुओं, इस कैंपेन को समझना पड़ेगा। बहुत सारी ताकतें हैं जो आपको समूल नष्ट करना चाहती हैं, हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती हैं, आपके अस्तित्व को इस धरती से हटा करके अपना अस्तित्व हमेशा के लिए यहाँ पर बरकरार करना चाहती हैं। अगर आप उस जागृति अवस्था में आज आने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा का पूरा मटेरियल आपको अपने ही मोबाइल सेट पे मिल जाएगा। इसलिए मैंने जो नाम दिया रिश्ते बचाइए, उसकी गहराई को आप समझ गए हैं, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कहूँगा नहीं। और दूसरा निवेदन और अंतिम निवेदन जो आज के समय में कहना चाहूँगा, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसका नाम है गले लगाइए। एक बार बोलना भाई साहब, एक बार और बोलो ना। किनको गले लगाइए? जिनको आपकी जरूरत है। आपके आसपास बहुत लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। जब आप उनकी जरूरत को पूरा नहीं करते, वो किसी और के द्वार जाकर के खड़े हो जाते हैं और 4-5 दिन, 6, 7, 8 साल बाद ये तलवारें लेकर के आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। यदि आज आपने उनकी ज़रूरत को नहीं समझा, आपने उनको अपने गले नहीं लगाया, दूसरे उनको अपने गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए आज सैनिक विहार की प्रभु सोसाइटी में जितने महानुभाव हैं, उनसे मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने परिवार के साथ किसी एक ऐसे परिवार को आगे बढ़ाने का, ऊंचा उठाने का संकल्प ले लीजिए। धन की कोई कमी नहीं है आज किसी के पास में। किसी गरीब बेटी का विवाह होना हो, किसी विधवा की, आप कहना भाई मैं कराऊंगा, चिंता मत कर। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने की जरूरत हो, पढ़ाई की जरूरत हो, कहने कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तेरी कराऊंगा, काहे को चिंता करता है। यदि हमारा एक एक परिवार, एक एक ऐसे परिवार को अपने गले लगा ले, किसी की हिम्मत नहीं कि वो अपने हमारे यहाँ से निकाल करके अपने यहाँ ले जा करके उसे खड़ा करने की हिम्मत कर सके, वो आपको छोड़ करके जाएगा नहीं कभी भी। और आप आज जो भी देख रहे हैं कन्वर्जन, चाहे कुछ भी कर लें, मैं उनके ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करूँगा बंधुओं, वो सब आपके देश को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक पूरा साजो सामान समाज करके रख दिया गया है। आज आवश्यकता ये है हम सब जागें और जगाएं। मैंने यहाँ 2 ही शब्द कहे हैं आज आपसे। जिसके लिए आप धन कमाते हैं, जिसके लिए आप प्लॉट खरीदते हैं, जो एफडी आप बनाते हैं, जो म्यूचुअल फंड आप बनाते हैं, आने वाले समय में थोड़ा सा ब्रैकेट निकाल करके आगे कर करके देखिएगा किसके लिए, लिखना जरा आप उसके आगे, आपको लगेगा शायद मेरी दिशा कुछ गलत जा रही है। जिसके लिए बना रहे हैं वो तो है ही नहीं, समझ गए जी। और दूसरा जो निवेदन मैंने आपसे किया, क्योंकि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था तो भजनों का, साथ में इन चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ करके मन के ऊपर विचार करने का जो मुझे समय दिया, मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी केवल इसलिए, जिन शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर ये गुलामी दोबारा से आई, पता नहीं हमारे परिवार में से कोई भगत सिंह आएगा नहीं आएगा, पता नहीं करतार सिंह सराभा आएगा नहीं आएगा, पता नहीं चंद्रशेखर आज़ाद दोबारा से पैदा होगा नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा आगे की बात है। लेकिन हम इस देश को इस हालात में ना जाने दें कि ये देश फिर से किसी ना किसी रूप में गुलामी की अवस्था में जाने की ओर चले जाए। इसलिए आज पुनः उन शहीदों को स्मरण जरूर कर लेना, और उन शहीदों को स्मरण हमारी एक ही चिंता है। भाई साहब ने भी बोली, हमारे बच्चों को मालूम नहीं करतार सिंह सराभा कौन था, हमारे बच्चों को मालूम नहीं खुदीराम बोस कौन था, हमारे बच्चों को मालूम नहीं हमारा सुखदेव कौन था, हमारे बच्चों को मालूम नहीं राजगुरु कौन था, हमारे बच्चों को बाकी वो सब लोगों के नाम, उनके जन्मतिथि, उनकी कार्य सारा एक लिस्ट में याद है। लेकिन जिनके कारण से हमारा आज है, वो हमारे बच्चों को यदि मालूम होगा, ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारे और आपकी है, आज के दिन की है। 13, 14, 15 अगस्त 3 दिन में अगर हम अपने बच्चों को किसी एक शहीद के बारे में भी 10 मिनट के लिए केवल बैठ करके बताने की कोशिश में कर ले आए, जितनी बात मैंने आपसे कही है, चाहे भगत सिंह की कही है, चाहे मैंने करतार सिंह सराभे की कही है, चाहे खुदीराम बोस की कही है, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की कही है, इतनी भी यदि हम उनको कहने की ओर सफल हो जाएं, मुझे लगता है झंडा फहराने से स्वतंत्रता दिवस उतना मनने वाला नहीं जितना अपने बच्चों तक अपना इतिहास बताने से मन जाएगा। मैं ज़्यादा ना कहता बंधुओं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस आयोजन के अवसर पर आप सबको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना लंबा समय तक बैठना सरल नहीं है। पहले यज्ञ हुआ, यज्ञ के पश्चात में भजन हुए, और भजन के आपने बाद मुझे भी सुना।
आपकी बड़ी ये मेहनत है और आपका तप है, इसको नमन करता हूँ, इसको धन्यवाद करता हूँ। और ये केवल इसलिए सुना कि आपके मन में अपने देश को लेकर के कहीं ना कहीं एक ललक है, कहीं ना कहीं अंदर एक ज्वाला है, जिसके कारण से आप इतने लंबे समय तक आज यहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब ने कहा अन्य जगहों पे तो चले जाते हैं, पर देशभक्ति के कार्यक्रमों में इतनी संख्या अक्सर देखने को नहीं मिलती। तो मैं पुनः आप सबको साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, एक निवेदन के साथ में, यदि देश आपका है तो इस देश को अपना रखने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न आज करने होंगे। जिन 2 शब्दों को मैंने आपसे कहा है उनकी गहराई पर आप स्वयं चर्चा करके, स्वयं विचार करके आगे का निर्णय लीजिएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बंधुओं आप सभी का बहुत बहुत आभार करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इसी चिंतन के साथ कि आर्य समाज, आपका सैनिक विहार, आपका गुरुकुल, आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सैनिक जो आपकी सोसाइटी है जिससे इस संस्थान का निर्माण हुआ था, इससे जुड़े सभी लोग देश के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार नारा लगा करके आज की इस मेरी बातचीत को यहाँ मैं विराम करूँगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद।